पहुंचे। खास बात यह कि पीएम की सुरक्षा के लिए कोई रूट नहीं लगाया गया था, जिससे किसी को इस बात का ना पता चले और ना लोगों को असुविधा हो। जिस समय सुबह हो रही थी तभी पीएम का काफिला एम्स में पहुंच गया और प्रधानमंत्री भी आम लोगों की तरह से एम्स के उस वार्ड में पहुंचे जहां कोरोना की वैक्सीन लगनी थी। पीएम के एम्स पहुंचने के कुछ ही देर पहले वहां ड्यूटी पर मौजूद नर्स को पीएम के आने के बारे में जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाने से पहले खुद ही फॉर्म भरकर वैक्सीन लगवाने की हामी भरी। अब बात उस वक्त की जब पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाने एम्स पहुंचे। अमिताभ सिन्हा की खबर है कि वैक्सीन लगवाते वक्त पीएम मोदी ने नर्सों और डॉक्टरों के साथ हंसी मजाक कर माहौल को हल्का बना दिया था। जब पीएम मोदी एम्स पहुंचे तो वहां नर्स और डॉक्टर उन्हें देखकर हैरान हो गए, क्योंकि किसी को पीएम के बिना तय कार्यक्रम के वहां पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब पीएम ने एम्स के स्टाफ को हैरान परेशान देखा तो वो माहौल को हल्का बनाने के लिए उनसे बातचीत करने लगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने सबके नाम और घर के बारे में जानकारी लेने से की। इसके बाद हंसी का फुव्वारा तब फूट पड़ा जब पीएम ने नर्स से पूछा कि कहीं वो जानवरों वाले सिरिंज का इस्तेमाल तो नहीं करेंगी। नर्स ने कहा कि नहीं, लेकिन वो पीएम मोदी का सवाल पूरी तरह से समझ नहीं पाई। इसके बाद पीएम ने कहा कि नेता मोटी चमड़ी के होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए कोई मोटी सिरिंज इस्तेमाल की जा रही है। ये सुनते ही नर्सों की हंसी छूट पड़ी और वहां पूरा माहौल हल्का हो गया। इसके बाद हल्के फुल्के माहौल में पीएम ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम ने नर्सों से कहा कि उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब और कैसे इंजेक्शन लग गया। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और दूसरे चरण के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में 2 नर्सों की मदद से पीएम मोदी को टीका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। दिल्ली के एम्स में काम करने वाली पुदुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम को वैक्सीन लगाई। पीएम मोदी सुबह सुबह 6:25 पर ही दरअसल अस्पताल पहुंच गए। पीएम ने वैक्सीन लगवाकर आम लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। पीएम की वैक्सीन लगवाने से लोगों का भरोसा वैक्सीनेशन अभियान पर और बढ़ेगा। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीएम की कोरोना वैक्सीन लगाने पर सवाल उठाए। इसे चुनावी वैक्सीनेशन बताया। ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है। जो काम उन करते हैं हर काम में एक संदेश भेजते हैं। तो आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। तो मैंने संयोग से, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन, इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। प्रधानमंत्री की वैक्सीन लगवाने को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को प्रेरणा देने वाला कदम बताया। बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है, हालांकि पहले से ही ये चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एम्स में टीका लगवाया। इससे क्या मैसेज जाता है? नहीं, मैसेज तो देखिए, प्रधानमंत्री जी तो एग्जाम्पल से लीड करते हैं। सारे देश के लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए वैक्सीन के प्रति, और स्वयं उसके लिए अगर कोई मान लो कोई कहता है कि ये खतरनाक है या ये वैक्सीन जो है इसमें कमी है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको लेकर सारे देश को एक बड़ा पवित्र संदेश दिया है। और मैं समझता हूँ कि सारे देश के लोग जब आगे बढ़कर जिस ग्रुप को अब वैक्सीन मिलना है वो आएंगे, तो कोविड के खिलाफ जंग में जो हमें पहले ही उनके नेतृत्व में अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, उसमें और ज़्यादा सफलता में 4 चांद लगेंगे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आई सुबह की, वो बेहद अच्छी थी। वो इस लिहाज से अच्छी थी कि अब लोग जो हैं वो और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाने जब एम्स पहुंचे थे, अमिताभ सिन्हा की खबर है कि वैक्सीन लगवाते वक्त पीएम मोदी ने नर्सों और डॉक्टरों के साथ हंसी मजाक कर माहौल को हल्का बना दिया। जब पीएम मोदी एम्स पहुंचे तो वहां नर्स और डॉक्टर उन्हें देखकर हैरान रह गए।
क्योंकि किसी को पीएम के बिना तय कार्यक्रम के वहां पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब पीएम ने एम्स के स्टाफ को हैरान परेशान देखा तो वो माहौल को हल्का बनाने के लिए उनसे बातचीत करने लगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने सबके नाम और घर के बारे में जानकारी लेने से की। इसके बाद हंसी का फुव्वारा तब फूट पड़ा जब पीएम ने नर्स से पूछा कि कहीं वो जानवरों वाले सिरिंज का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। नर्स ने नहीं का जवाब दिया, लेकिन वो पीएम का सवाल पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। इसके बाद पीएम ने कहा कि नेता मोटी चमड़ी के होते हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए कोई मोटी सिरिंज इस्तेमाल करेंगे। ये सुनते ही नर्सों की हंसी छूट पड़ी और वहां का पूरा माहौल हल्का हो गया। इसके बाद हल्के फुल्के माहौल में पीएम ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम ने नर्सों से कहा कि उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब और कैसे इंजेक्शन लग गया। वहीं बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने ट्वीट कर लिखा कि समाज की सेहत की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री ने आज कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। और गौर करने वाली बात यह है कि वीआईपी कल्चर से दूर प्रोटोकॉल के हिसाब से ली। ये मर्यादा का भी पालन है और उनको जवाब भी जो स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। तो वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में वैक्सीन लगवाई, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में टीका लगवाया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा जयपुर में उन्होंने वैक्सीन लगवाई। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रयागराज में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। उधर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी ने गांधीनगर में कोरोना का टीका लगवाया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी आज कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई। शरद पवार ने मुंबई के जेजे अस्पताल में आज वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने भी मुंबई में ही कोरोना का टीका लगवाया। तो ये दो तस्वीरें, जहां एक तरफ देखिए शरद पवार मौजूद हैं, उन्होंने आज इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उन्होंने भी बाकायदा इसका हिस्सा बनते हुए वैक्सीन लगवाई। और एक तरीके से ये उन लोगों के लिए कड़ा जवाब और करारा जवाब है जो वैक्सीन को लेकर सवाल उठाते हैं या भ्रम और डर की स्थिति पैदा करते हैं। इन सब को दरकिनार करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंचते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैक्सीन लगवाई। नीतीश कुमार का आज जन्मदिन भी है और आज ही उन्होंने खुद को टीका लगवाया। इस मौके पर नीतीश ने जहां सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार में सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी पूरी तरह से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका पूरा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन फ्री होगा। मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ भी जो जाएंगे उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त का इंतजाम ही किया जाएगा, तय कर दिया। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत में खास बात यह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह एम्स जाकर स्वदेशी कोवैक्सीन की पहली डोज उन्होंने ली। इस दौरान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वैक्सीनेशन की फोटो शेयर की। साथ ही लोगों से भी इस बात की अपील की कि कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, पीएम मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। एम्स में दी गई कोवैक्सीन की पहली डोज। जनता से पीएम की वैक्सीन लगवाने की अपील। दिल्ली के एम्स से आई ये तस्वीरें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही उस ऐतिहासिक जंग की गवाह हैं, जिसका साक्षी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत एम्स से आई इन्हीं तस्वीरों के साथ हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर न सिर्फ वैक्सीनेशन की फोटो शेयर की, बल्कि लोगों से भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मैंने एम्स में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, आओ हम सब साथ में भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ
विरोधियों की तमाम अफवाहों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने आगे आकर वैक्सीन के दूसरे चरण का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी बिना किसी तय कार्यक्रम के एम्स पहुंचे ताकि आम लोगों को उनकी वजह से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। एम्स पहुंचते ही पीएम मोदी को सुबह 6:25 पर वैक्सीन की पहली डोज दी गई। पीएम मोदी को ये डोज पुदुचेरी की नर्स निवेदा ने लगाई। वैक्सीन लगाते वक्त वहां मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी। इस दौरान पीएम मोदी को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। अब पीएम मोदी को इस वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी साफ कहा है कि पीएम ने वैक्सीन लगवाकर देश को बड़ा मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत 2-3 मैसेजेस दिए हैं। एक मैसेज ये कि जैसे उनकी बारी आए वो बिल्कुल उन्होंने हेजिटेट नहीं किया, एकदम सबसे पहले आगे आए और देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सब लोग जैसे जैसे उनकी बारी आती है आगे आके टीका लगाएं। उन्होंने भारत की बनी हुई वैक्सीन जो भारत में ही बनी है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है उसको चुना और वो ही वैक्सीन लगाई। वो एक और बड़ा देश के लिए संदेश है कि मेड इन इंडिया जो ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो उन्होंने चुनी। और जो लोगों में कोई भी शंका थी कि ये वैक्सीन सेफ है या ये इफेक्टिव है वो अब नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी ये वैक्सीन जो है आगे आके लगाई। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ है उसमें कुछ बेहद अहम बातों को भी समझना जरूरी है। दिल्ली में कुल 192 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया गया है, जिनमें 136 निजी अस्पताल हैं, जबकि 56 सरकारी अस्पताल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। यानी 2 डोज की कीमत प्राइवेट अस्पताल में 500 रुपए होगी तो सरकारी अस्पताल में इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। अब टीका लगवाने वाले की मर्जी पर यह निर्भर करता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर टीका लगवाए या फिर सरकारी अस्पताल में। वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए पता भी नहीं चला करके। दरअसल इस चरण में जिन लोगों को टीका लगाया जाना है उनमें एक खास उम्र के तबके को शामिल किया गया है। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दिल्ली में 45 प्लस ऐसे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जो किसी पुरानी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इस दौरान बिहार विधानसभा में वैक्सीनेशन किया जाएगा। बिहार में सभी विधायकों और विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बिहार विधान परिषद के सभी सदस्यों को टीका लगाया जाएगा। ऐसी घटना नहीं है कि प्रधानमंत्री जी भी पारी के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हों। यही सवाल है कि उन्होंने एम्स में जाके भारतीय नर्सों के बीच में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके उसके बाद उन्होंने नियम। देखिए लोगों समाज के सेहत सलामती का एक तरफ संदेश है, दूसरी तरफ जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है उस पर जो लोग सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे उनको भी जो है ये बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा संदेश है। एक अंतिम सवाल, आपका क्या शेड्यूल बना है अब इसे टीकाकरण? हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और हम भी वैक्सीनेशन कराएंगे। दरअसल इस दूसरे चरण में पहले चरण की ही तरह रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, उसी के बाद कोई शख्स टीका लगवा सकता है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को इस तरह से समझिए। कोविन 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एसएमएस आएगा। एसएमएस में वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी होगी। तय समय पर सेंटर पहुंचना जरूरी है। सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पहचान पत्र जरूर साथ रखें। नियमित दवाएं जरूर लें। वैक्सीन हेजिटेंसी भी लोगों में दूर हो, सारे देश के लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए वैक्सीन के प्रति, और स्वयं उसके लिए अगर कोई मान लो कोई कहता है कि ये खतरनाक है या ये वैक्सीन जो है इसमें कमी है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको लेकर सारे देश को एक बड़ा पवित्र संदेश दिया है। पीएम मोदी ने जिस उत्साह के साथ दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाई है उसके भी कई मायने हैं। एक तो वैक्सीनेशन में तेजी आएगी तो लोगों का वैक्सीन के प्रति
भरोसा भी बढ़ेगा। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन से अफवाहों पर भी लगाम कसेगी, साथ ही आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वैक्सीनेशन की वजह से विदेशों में भारत की साख में भी इजाफा होगा। वैक्सीनेशन के दूसरे दौर की शुरुआत में जहां सबसे पहले टीका लगवाने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंचे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अस्पताल का दौरा कर वैक्सीनेशन के काम को बढ़ावा देने की अपील की, तो अहमदाबाद, भोपाल और मुंबई में कोरोना पर काबू पाने के लिए अस्पतालों में वैक्सीनेशन का अभियान तेज किया गया। कोरोना टीका के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 250 रुपए देने होंगे। कोरोना टीका की 2 डोज होंगी, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपका टीकाकरण होता है तो आपको 500 रुपए खर्चने होंगे। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए, तो पुणे में 14 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। पुणे में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है और नागपुर में भी सख्ती बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू। कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी से सरकार सख्त। सरकार ने उठाए कई एहतियाती कदम। भारत में एक बार फिर तेजी से फैल रहे कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन का नया दौर तो शुरू हो गया, लेकिन लोगों की लापरवाही ने सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की गवाही आंकड़े देने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 15,510 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,288 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसी दौरान कोरोना की वजह से 106 लोगों की मौत भी हो गई है। बताया गया कि कोरोना की वजह से अब तक कुल 1,57,157 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वक्त भी 1,68,627 मरीज कोरोना की चपेट में हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना का सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र में है, क्योंकि भारत में कोरोना के 85% से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र में हैं। मुंबई में भी कोरोना ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच बुजुर्गों और 45 बरस से ज्यादा उम्र के रोगियों को कोरोना से बचाव का टीका लगाने की तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई। न्यूज 18 ने मुंबई में टीकाकरण के नए चरण के शुरू होने से पहले ही कई वैक्सीनेशन सेंटर का हाल जाना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दहिसर जंबो अस्पताल जो है, जहां पर आज वैक्सीनेशन होगा। यहां पर सारी तैयारियां देखिए कर ली गई हैं। जो चेयर्स वगैरह हैं, जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे उनके लिए चेयर्स वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगा दी गई हैं। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर बुजुर्गों के आने से लेकर उनके टीकाकरण के बाद तक के तमाम इंतजाम नजर आए। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते दिखे। हर जगह की तरह मुंबई में भी फीस के साथ मुफ्त में वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए। 60 एंड अबव ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी होगा और खुद भी वो ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। और अगर 45 एंड अबव आपको ऑन साइट करना है तो आपको जो कोमॉर्बिडिटी एनलिस्टेड है उसमें से आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनका एक सर्टिफिकेट लाना होगा। वो आके उस सेंटर पे आपने जमा करना है, वहाँ ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से वैक्सीनेट होना है। जिन अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीनेशन की तैयारी है वो है बीकेसी जंबो अस्पताल बांद्रा, मुलुंड जंबो कोविड अस्पताल मुलुंड, नेस्को जंबो कोविड अस्पताल गोरेगांव, 7 हिल्स अस्पताल अंधेरी, दहिसर जंबो अस्पताल दहिसर। इसी तरह कुछ सेंटर जहां पैसे देकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है, उनमें से कुछ हैं HJ दोषी
हिंदू सभा अस्पताल घाटकोपर, केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज सायन, SRCC चिल्ड्रन अस्पताल महालक्ष्मी। इन केंद्रों पर टोकन सिस्टम के साथ वैक्सीनेशन की तैयारी दिखी। ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित तो दिखे ही, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते नजर आए। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि डर तो बहुत ही गलत है। ये मैं किसी के उसमें नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, यहाँ के दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट इस दुनिया के यहाँ पे इंडिया में है। उन्होंने बेस्ट वैक्सीन दिया हुआ है एंड इसको करना ही अच्छा रहेगा। वैक्सीनेशन जरूर कराइए, सबके लिए अच्छा रहेगा। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 करोड़ को पार कर चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन पहले ही 8,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले थे और एक दिन में यहाँ 62 लोगों की जान चली गई थी। महाराष्ट्र में खतरे की आहट भांपकर सरकार ने जरूरी कदम भी उठाना शुरू कर दिए। पुणे में 14 मार्च तक स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू को भी 14 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कई दिनों से पुणे शहर में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमने 28 फरवरी तक जो नियम बनाए थे, जिसमें पुणे शहर के सभी स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हमने बंद किए थे, वही नियम हम 14 मार्च तक अभी जारी कर रहे हैं कि 14 मार्च तक पुणे शहर के सभी कॉलेजेस, स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ये बंद रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के ही हिंगोली शहर में 1 मार्च से 7 मार्च तक एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए वीकेंड मार्केट को बंद कर दिया गया है। जाहिर है इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ी है, लेकिन सरकार अब किसी भी तरह के ढील देने के मूड में नहीं है। मुंबई में कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। कोरोना को लेकर लोगों के लापरवाह रवैये से परेशान होकर मुख्यमंत्री ने मजबूरी में एक बार फिर लॉकडाउन की चेतावनी दी है। हमारी तो इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी ये जो शब्द है बड़ा विचित्र है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले आज का नहीं, पिछले रविवार को मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों के साथ बात की थी और तब मैंने सारे लोगों को यही कहा था कि जो भी सूचना आपको दे दी गई है उसका पालन करें, मास्क पहने और लॉकडाउन को ना कहें। एक तरफ तो शुरुआती सख्ती के बाद कोरोना हारता दिखने लगा, लेकिन लोगों की लापरवाही ने कोरोना को वापसी का मौका दे दिया है। अब वैक्सीनेशन के नए दौर के साथ ही एक बार फिर कोरोना से जंग शुरू हो चुकी है। इसकी कामयाबी जनता के रवैये से ही तय होगी। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के जाफराबाद थाने में आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद कल ये FIR दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक विधायक कल जाफराबाद इलाके में नगर निगम उपचुनाव के दौरान मौजूद थे और तभी उनकी महिला के साथ कोई बहस हुई। फिलहाल मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन आप विधायक के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। और अपडेट के साथ आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद जी देखिए अर्पिता, सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अब्दुल रहमान और इनके खिलाफ जाफराबाद थाने में मारपीट और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कल जिस तरह से जो नगर निगम के उपचुनाव हो रहे थे, वहां पर ये जाफराबाद में मौजूद थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और वहीं पर एक महिला ने आरोप लगाया कि जो विधायक है उन्होंने उनके साथ मारपीट की और उनके साथ छेड़छाड़ की। महिला की शिकायत पर कल देर रात दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है जो महिला ने आरोप लगाए हैं। जी, उधर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में आज दमदम के निमिता इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निमिता थाने का घेराव किया और थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को आपस में रोका भी गया, क्योंकि बीच
रास्ते बहस हुई, जिससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार और उनकी मां से मिलकर उनका हालचाल भी पूछा। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हमलों से बीजेपी डरने वाली नहीं है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चिट्ठी लिखकर इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हिंसा का दौर भी बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात पश्चिम बंगाल के दमदम इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया। आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमले में न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार को निशाना बनाया गया, बल्कि घर में मौजूद 70 साल की उनकी बुजुर्ग मां पर भी हमला हुआ। हथियारबंद बदमाशों ने शनिवार की रात करीब 1:30 बजे गोपाल मजुमदार के घर पर धावा बोला और मारपीट के साथ साथ घर में तोड़फोड़ भी की। हालांकि इस पूरे मामले में टीएमसी के हाथ होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन टीएमसी ने इससे पल्ला झाड़ा है। फिलहाल पुलिस ने मजुमदार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। तो बोलते पारी ना, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। वहीं दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हुए हमले और उनकी मां के साथ मारपीट पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता सरकार और टीएमसी पर निशाना साधा। प्रकाश जावड़ेकर ने बुजुर्ग महिला का वीडियो ट्वीट करते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि 70 साल की बुजुर्ग महिला के दर्द को सुनिए, जिसे दीदी की टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। मां, माटी और मानुष बंगाल में तीनों ही असुरक्षित हैं। बंगाल ममता बनर्जी जैसी बेटी नहीं चाहता है, बंगाल परिवर्तन चाहता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन देगी। तेजस्वी ने बंगाल में बसे बिहार के लोगों से ममता को समर्थन देने की भी अपील की। हमसे जो बल है, जो हमारी ताकत बंगाल में है, या जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जहां भी जरूरत पड़े हम ममता जी के साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पुलिसकर्मियों के पोस्टल बैलेट की लूट की साजिश रचे जाने का भी इस बीच आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में कुछ पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिसकर्मियों के आधार कार्ड और पहचान पत्र की फोटोकॉपी कर रहे हैं ताकि मनमर्जी के मुताबिक पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जाए। बीजेपी के मुताबिक ये पूरा काम एक संगठित तरीके से किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले में 3 पुलिस अधिकारियों के नाम के साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है। साथ ही दावा यह किया कि इन पुलिस अधिकारियों की मदद में 200 सब इंस्पेक्टर भी लगे हैं। बीजेपी ने इन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तक तो हम बंगाल में सुनते थे कि वोट का लूट होता है। अब हमारे संज्ञान में पहले बार आया है कि पुलिस कर्मियों का वोट लूट होने का पूरा एक खाका बन गया है पुलिस ऑफिसर द्वारा। ये कभी आज तक हम नहीं सुने थे। यहाँ तक हमारे पास जो खबर आया, जो हमने हमारे कंप्लेंट में दिया है कि वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे पुलिस कर्मियों का एपिक कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी लिया जा रहा है, जैसे वो पोस्टल बैलेट ले ले और फिर वो एक जगह, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं छप्पा वोट मारने का एक कल्पना बन रहा है। हमने बाकायदा जो हमारे पास जो नाम आए हैं 3 ऑफिसर्स का, जो इसके शीर्ष में हैं, वो एक इंस्पेक्टर मर्यादा के ऑफिसर हैं जिनका नाम है शांतनु सिन्हा बिस्वास, जो कि कालीघाट थाने के पहले ऑफिसर इंचार्ज थे और उनको मदद कर रहे हैं। जो हमारे संज्ञान में आया है 2 सब इंस्पेक्टर मर्यादा के, अब और भी तो होंगे। तो बंगाल के ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह ने सीधे अभिषेक बनर्जी और क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मुरलीधर शर्मा पर फंसाने का आरोप बढ़ा। हिरासत खत्म होने पर आज पुलिस ने राकेश सिंह को कोर्ट में पेश किया और इसी दौरान कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अपने खिलाफ साजिश का आरोप उन्होंने लगाया। इस दौरान कोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे जो समर्थन में नारे लगा रहे थे। राकेश सिंह को बीजेपी के नेता
पामेला गोस्वामी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पामेला के पास से पुलिस को कोकेन भी मिली थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक बनर्जी और मुरलीधर शर्मा का एक बहुत बड़ा साजिश था और बहुत जल्दी सच आएगा। इस बीच बंगाल के ड्रग्स केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सूरज शाव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और यह बताया जा रहा है कि सूरज बीजेपी नेता राकेश सिंह का करीबी है। पामेला और राकेश सिंह को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि राकेश सिंह ने खुद को इस मामले में साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। बंगाल में सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और इस बार दमदम से डराने वाली खबर आई। यहां बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा परिवार डरा और सहमा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस दौरान हमलावरों ने एक 70 साल की महिला की बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि घर का एक सदस्य बीजेपी का कार्यकर्ता है। सियासी हिंसा से जुड़ी इस खबर ने इस बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। আমি কথা বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। बंगाल में सियासी रंजिश की खौफनाक तस्वीरें। आधी रात के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार पर हमला। 70 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वारदात अंजाम देने का आरोप। फिर सवालों में बंगाल की कानून व्यवस्था। उत्तर 24 परगना के दमदम से आई ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि 70 साल की इस महिला के साथ जिस बर्बरता से पेश आया गया है उसे ना तो शब्दों में बयां किया जा सकता है और ना ही स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा सकते हैं। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस महिला को इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि इसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है। खुद सुनिए इस महिला की जुबानी, जिसके परिवार पर आधी रात के बाद हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोला। আমি কথা বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। ছেলেকে মেরেছে, আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। इस वारदात को बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर अंजाम दिया गया। परिवार का दावा है कि हथियारबंद बदमाशों ने न सिर्फ बुजुर्ग महिला की पिटाई की बल्कि उसके बेटे के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने रात करीब 1:30 बजे का वक्त चुना। आरोप है कि इस हमले के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोपाल मजूमदार के घर पर तोड़फोड़ भी की। फिलहाल इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि टीएमसी हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। पार्टी का दावा है कि ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई का हिस्सा है। অন্যটাই মিথ্যে কথা। এই ধরনের ঘটনা সারা উত্তরবঙ্গে কোথাও হয়নি। আপনারা জানেন যে 2019 সালে নির্বাচনে জেতার পরে 6 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল কুণ্ডুকে তার বাড়ির সামনে তাকে খুন করে। তারা এই 6 নম্বর ওয়ার্ডকে যেহেতু বর্ডার সংলগ্ন ওয়ার্ড, বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এনে ওই জায়গাটাকে দখল করার চেষ্টা করছে। वहीं बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की ये तस्वीरें टीएमसी की बौखलाहट का नतीजा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कद ने मौजूदा सीएम ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। তার বাড়িতে ঢুকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাকে মেরেছে এবং তার বয়স্ক মাকে মেরেছে।
আজকে অত্যন্ত বয়স্ক একজন মা, তাকে এমনভাবে মারা হয়েছে, তার ছবি ভাইরাল হয়েছে, আমরা সবাই দেখতে পেয়েছি। এই অত্যাচার আমরা মানব না এবং তারা ভাবছেন बंगाल के दमदम में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पिटाई का यह मामला सियासत के गलियारों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंच गया है। अभिनेता मनोज जोशी ने बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई के मामले को बेहद शर्मनाक करार दिया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बंगाल में सियासत का स्तर बुरी तरह गिर गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में राजनीति का स्तर बुरी तरह गिर गया है। उधर आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता रमेश नायडू ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस मामले की कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने इस बेहद गंभीर मामले को टूलकिट मामले की आरोपी दिशा रवि से भी जोड़ दिया और विरोधियों को अपने निशाने पर ले लिया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को इसलिए पीटा क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का सपोर्टर है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। जिन लोगों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर आवाज उठाई, आज उनका मुंह सिल गया है। बंगाल में बीजेपी के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो टीएमसी का नया नामकरण ही कर दिया है। बुआ वर्सेस बेटी, इस लड़ाई में मामा कितना बदलाव ला पाएंगे? देखिए, ये कोई केवल बुआ बेटी की लड़ाई नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई है। तबाह कर दिया, पहले कम्युनिस्टों ने किया, बाद में ममता दीदी ने किया, टीएमसी ने किया। टीएमसी का नाम ही हो गया है तोड़ो मारो काटो। शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार की नीतियों पर भी करारा वार किया। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार के कार्यकाल में उन योजनाओं की लगातार अनदेखी की गई जिनके जरिए एक बड़े तबके को फायदा पहुंचाया जा सकता था। सरकारी योजनाओं का पैसा टीएमसी वाले खा जाते हैं। ये चुनाव कटमनी को कट करने का चुनाव है, तोलाबाजी टैक्स खत्म करने का चुनाव है, हिंसा से उबारने का चुनाव है पश्चिम बंगाल को। टीएमसी के हाल तो ये है कि गरीबों का राशन खा जाएं, ये तूफान में आपदा राहत के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाएं, ये चिटफंड मनी के नाम पे जनता का पैसा खा जाएं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक पहुंचने ना दें, ये आयुष्मान भारत योजना यहां लागू गरीबों के लिए होने ना दें। ममता दीदी 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज अगर हो जाता प्रधानमंत्री जी की योजना से तो आपका क्या बिगड़ जाता। किसानों को 6,000 रुपए मिल जाते, आपका क्या बिगड़ जाता। ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार में 5,000 गांवों में हिंदुओं का नामो निशान मिट गया। न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 7वें एपिसोड में हमने 15 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी सुहाना सैनी और जूनियर आइंस्टीन के नाम से मशहूर 12 साल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल का हुनर देखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ, जरा डूब जाता हो इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतती है। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं,
You're very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus, you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे. सुलगते सवाल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।